कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अर्थात पीआरएस 2024 की कक्षा 9वीं की गणित परीक्षा से संबंधित वीकली अभ्यास प्रश्न पत्र वीक 3 का प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे गणित विषय से रिलेटेड। इससे पहले हमने वीक 1 और वीक 2 के दोनों प्रश्न पत्र सोल्व कर लिए थे और इसके अलावा डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी 100 प्रश्नों की एक सीरीज डाली गई थी गणित विषय से रिलेटेड, उनको भी हमने सोल्व कर लिया है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, उनका अभ्यास करना चाहते हैं, तो इनके जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्र में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 34 डिग्री और कोण डी बराबर 45 डिग्री हो तो कोण ए ई डी, जिसकी वैल्यू x लिखी हुई है, का मान होगा। फिगर में देखिए आप, ए कोण का मान 30 डिग्री है, कोण बी का मान 34 डिग्री है और कोण डी का मान 45 डिग्री है। हमें इस x कोण की वैल्यू निकालनी है। तो कक्षा 8वीं में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? अंदर के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इस कोण को छोड़कर बाकी के शेष दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री और ये 34 डिग्री, अगर इन दोनों का जोड़ कर दें तो 64 डिग्री आएगा। वो 64 डिग्री किसके बराबर होगा? यहाँ इस वाले कोण की वैल्यू के बराबर होगा। ये कोण कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। अब हमें ये x का मान निकालना है, तो x यहाँ पर बन रहा है, तो इस कोण की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके साथ वाले इस कोण को छोड़कर बाकी इस त्रिभुज के जो दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर होगी। तो 64 डिग्री और 45 डिग्री दोनों का जोड़ करेंगे तो 109 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 109 डिग्री। ठीक है, ये हमने बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। थोड़ा सा अलग तरीका, अगर आपने कॉन्सेप्ट चेंज करना है तो ये ऐसे कर सकते थे आप। ये ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 2 कोण हमें दिए हुए हैं, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 कोणों का योग जो है वो 180 में से माइनस कर देते तो ये वाला कोण आ जाता आपका 116 डिग्री। 180 में से 64 घटाओगे तो फिर 16 डिग्री आएगा। ये 116 डिग्री, सॉरी, ये 116 डिग्री है तो 64 डिग्री ये आ जाएगा। अब 64 और 45 दोनों का जोड़ 109 डिग्री है। 109 डिग्री इन दोनों का योग है, तो ये तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे इस वाले त्रिभुज में BCD में। तीसरा ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, और जब ये कोण ज्ञात हो जाएगा तो उसको 180 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको करवाया है वो कौन से मेथड से करवाया है? ये हमने मेथड करा है त्रिभुज का 2 अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण के बराबर होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज की बात हो रही है जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है, विकर्ण 1 दे दिया हमें और उसका परिमाप पूछ लिया। अब भुजा के बिना तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा? अगर हमें समचतुर्भुज की भुजा का मान नहीं पता तो उसका परिमाप ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें माप दे रखी है उसकी हेल्प लेकर किसी न किसी प्रकार से समचतुर्भुज की एक भुजा ज्ञात करेंगे। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 4 इंटू भुजा समचतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए, समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है ना क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण A और विकर्ण B दोनों का गुणनफल होकर क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है 24। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे 1/2 गुणा A का मान हमें पहला विकर्ण 8 दे दिया, लेकिन दूसरा विकर्ण जो B है उसका हमें मान नहीं दिया हुआ। तो चलो B का मान निकालते हैं। 2 से ये 8 कटेगा 4 पे, 4B का मान 24 है, तो यहाँ से B का मान आ जाएगा 24/4, यानी B की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण दोनों पता चल गया हमें। एक विकर्ण तो 8 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण अभी अभी हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर का। अब आप देखिए, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर है। इसके जो 2 विकर्ण होंगे वो बराबर पॉसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
इनमें से जो छोटे वाला विकर्ण है इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर में दे रखी है और ये बड़े वाले की 8 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर तो इसकी कैलकुलेट करके निकाल ली है। अब आप एक इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिए, समचतुर्भुज के अंदर ही लगती है, प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज की कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वहां पर, और समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बंट जाना। ये बड़े वाला विकर्ण है जिसकी वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो इसका मतलब ये 8 में दो बराबर भाग हो गए तो ये 4 सेंटीमीटर आएगी भुजा और ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इससे इधर 4, इधर वाला भी 4। छोटे वाला विकर्ण हमने निकाला है 6 सेंटीमीटर का, तो ये 3-3 में बंट जाएगा दो बराबर भागों में। अब हमारे पास यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है जिसका हमें कर्ण नहीं पता। ये भुजा कौन सी होगी? कर्ण। कर्ण हमें नहीं पता। ओके, अब कर्ण अगर हम ज्ञात करना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार यानी कि 3 का स्क्वायर और लंब यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 यानी 25 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो कर्ण कितना आएगा? कर्ण आ जाएगा वर्गमूल में 25 यानी 5 सेंटीमीटर। अर्थात यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो वर्ग समचतुर्भुज है ना, इसकी जो भुजा है उसका मान 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा है, 5 यही है, 5 ये है, सारी भुजाएं बराबर बराबर है। तो इसका जो परिमाप होगा वो 5 गुणा 4 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन पे हमने टिक करना था इसमें। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप समझ ना पाओ। आगे है तीसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में कोण x का मान बताना है। ये है कोण x, इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो पहले तो ये देखो बाकी के जो कोण दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे कोण कौन से कोण है? बाह्य कोण है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के 3 बाह्य कोणों का मान हमें दिया हुआ है और चौथा जो बाह्य कोण है उसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है जिसपे x लिखा हुआ है। तो याद रखना कक्षा 8वीं में ही आपने पढ़ा था कि किसी भी चतुर्भुज के, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षटभुज है, जितने बाह्य कोण होंगे सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी इन चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस में x, इन सभी का योग 360 डिग्री होगा। तो 90 और 50 110, 140, 140 और 110 250, 250 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 250 दूसरी तरफ जाएगा तो 360 में से 250 माइनस होएगा, तो कितना बच जाएगा? x का मान बच जाएगा 110 डिग्री। x की वैल्यू 110 सी ऑप्शन में लिखी हुई है, तो सी ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसी समांतर चतुर्भुज, चौथा क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के इन कोणों का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज की शेप कुछ इस तरह से होती है और इसके आसन कोण यानी एक ही भुजा पर बने हुए दोनों कोणों को आसन कोण बोलते हैं। इन दोनों कोणों का जो अनुपात है ना वो 3:2 है। एक कोण तो हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 2x। अनुपात के आधार पे हम उसके आगे x लगा देते हैं, कोण मानना ऐसे ही होता है। 3x और 2x दो कोण हो गए, ये और ये दोनों कोण हमें पता चल गए। इन दोनों का जो योग होगा 3x प्लस 2x, आसन कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। 3x और 2x 5x का मान 180 डिग्री है, तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटा में 5। तो कैलकुलेट करने पे 36 डिग्री इसका वैल्यू मिलेगा हमें। x का वैल्यू मिला है 36 डिग्री। अब हमारे पास एक कोण तो है 3x हमने माना हुआ है, दूसरा कोण 2x माना हुआ है, तो 3 इंटू 36 बराबर 108 डिग्री। दूसरा है 2x यानी 2 इंटू 36 डिग्री बराबर में आएगा 72 डिग्री। तो ये दो आंसर आ गए हमारे। दोनों कोणों की जो वैल्यू होगी वो होगी 108 डिग्री और 72 डिग्री। 108 डिग्री और 72 डिग्री ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आगे 5वां प्रश्न,
PQRS एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PR का मान 3x + 5 है और QS का मान 2x + 7 है तो x का मान ज्ञात करो। तो PQRS एक आयत है, आयत के विकर्णों का मान हमें दिया हुआ है, इनमें दोनों में आपस में एक संबंध होता है, आयत के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। तो आयत के विकर्ण यानी कि PR और QS दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों की वैल्यू हमें x के रूप में दे रखी है, तो PR का मान तो है 3x + 5 और QS का मान है 2x + 7। लीजिए इसे सोल्व करो, 2x वाला मान है 3x वाली साइड आएगा, 3x माइनस हो जाएगा 2x और इधर 7 माइनस में चला जाएगा 5। 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x, 7 - 5 हो जाएगा 2। तो x बराबर आ गया 2 आंसर। x की वैल्यू ही पूछी थी, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है x बराबर 2, इसको टिक करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है कि बिंदु A से एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व तत्पश्चात 30 मीटर उत्तर में जाता है, उसकी बिंदु A से सीधी दूरी बताइए। यहां पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है साथ में। तो पहले तो आप ये देखो कैसे डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आपको सभी को पता ही है कि दिशाओं का ज्ञान होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, दिशाएं हम आराम से बता सकते हैं। ये वाली साइड हमेशा ईस्ट यानी पूर्व होती है, ऊपर वाली साइड को हम नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। अब एक व्यक्ति 10 मीटर तो चलता है पहले ए बिंदु से पूर्व की दिशा में, यानी ऐसे आगे की ओर। कितने मीटर? 10 मीटर। अब इस पॉइंट से उत्तर दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करता है। 30 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में, बिल्कुल सीधी लाइन में। कितनी दूरी है? 30 मीटर। अब यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट की ए से सीधी दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी, बिल्कुल सीधी दूरी। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका कर्ण हमने ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। कर्ण होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पहले तो आप देखो, इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी जो है अपने नाम दे दें, ए, यहाँ बी और यहाँ सी। सी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की दूरी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर प्लस में आएगा 30 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100, 30 का स्क्वायर 900। ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 1000। और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। अब अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो इसका पूरे का क्या करना होगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। एक जोड़ा बाहर आ रहा है, जोड़ा बन रहा है ना इसमें से, तो एक 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में एक 10 बच जाएगा। 10 अंडर रूट 10 मीटर, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल, 5x² + 5x - 2 का मान होगा यदि x बराबर -2 है। इसमें x बराबर -2 रखने पर मान बताना है इसकी वैल्यू को, कितना आएगा? 5 आगे x² है तो x की जगह पर -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पर -2 और लास्ट में -2 एज इट इज। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुणा 5 से करेंगे 4 × 5 = 20, -2 का 5 से गुणा करेंगे -10 और आगे -2, ये बन जाएगा 20 - 12 बराबर 8। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन है जो एकदम से एक्यूरेट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 7वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। 8वां प्रश्न करते हैं। दो संख्याओं का योग 70 है, यदि छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर हो तो संख्याएं बताइए। हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है? 70। तो पहले तो आप मान लो इसमें कि अगर एक संख्या x है, हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है हमारे पास? बड़ी संख्या ये है। बड़ी संख्या क्या है? x। छोटी संख्या क्या होगी? दोनों का योग कितना है? 70। तो दूसरी जो संख्या होगी वो 70 - x हो जाएगी। ये बात आई समझ में? दो संख्याओं का योग 70 है, तो पहली संख्या अगर हम x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या 70 - x होगी। अब आगे प्रश्न में क्या लिखा है कि छोटी संख्या का जो 3 गुना है वो बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है। बड़ी संख्या x है, इसके दुगने के बराबर है कौन?
इस संख्या का 3 गुणा 70 माइनस एक्स। 2x किसके बराबर है? 3 इंटू 70 माइनस एक्स। इसको सोल्व करो। 2x बराबर 3 का गुणा करेंगे अंदर 210 माइनस 3x। 3x इस तरफ आएगा तो 3x प्लस में चला जाएगा, 2x प्लस 3x, और बराबर में आएगा 210। 2x और 3x 5x, 5x बराबर 210, तो x बराबर आएगा 210 बटा 5। 210 में 5 का भाग देंगे तो 42 आ जाएगा। यानी x का मान 42 है, तो दूसरी जो संख्या होगी x जो है उसको 70 में से माइनस करेंगे। 70 माइनस 42 यानी 28। एक संख्या तो 42 है, दूसरी संख्या 28 है। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है 28,42। ये बी ऑप्शन हमारा टिक करना था इसमें। आगे है प्रश्न नंबर 9। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या होगी? तो सदैव याद रखना, संख्या कोई भी हो उसको बनाने का मेथड ये होता है 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। 1 गुणा इकाई अंक। अगर 3 अंकों वाली संख्या होती है तो 100 गुणा सैकड़े वाला अंक प्लस 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। जितना उसका प्लेस वैल्यू होती है उसके हिसाब से गुणा होता है। अब जैसे हमारे पास जो संख्या है वो 10 गुणा दहाई अंक कितना है? x है, तो 10 गुणा x प्लस 1 गुणा दहाई अंक, तो हमने लिख दिया। अब इकाई अंक कितना है? y है, 1 गुणा y, तो 10 और x का गुणा करेंगे तो 10x, और प्लस में 1 और y का गुणा y, तो संख्या क्या हुई? 10x प्लस y। अब इन ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं है, ये वाला देखो 10x प्लस y आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ ये सही है। y प्लस 10x लिख दो, चाहे 10x प्लस y लिख दो, जोड़ में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, सी ऑप्शन पे टिक करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है। 4 सही 3/8 गुणा 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 का मान होगा। इस पूरे की वैल्यू बतानी है कैलकुलेशन करके, कितना आंसर आएगा। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहले तो आप ये देखो कि इसमें यहां पर तो लगा हुआ है गुणा का निशान और यहां पर लगा हुआ है प्लस का निशान। तो गुणा पहले करना होता है हमें। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि जब भी गुणा के, भाग के और घटाओ के और उनके निशान लगे होते हैं जोड़ वाले, तो उसमें से बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले सबसे पहले भाग की संक्रिया, फिर गुणा की संक्रिया, फिर प्लस माइनस की संक्रिया होती है। तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का, फिर उसके बाद जोड़ा जाएगा इन्हें। तो इनका जोड़ करते हैं तो ये संख्या तो हमारे पास मिश्रित भिन्न के रूप में है, ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्नों को हम पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, फिर गुणा होगा। अनुचित भिन्न में चेंज करने का मेथड आपको पता ही होगा। 4 8 32, 32 में 3 जोड़े 35। तो पहली संख्या क्या हुई? 35/8 गुणा, इसको सोल्व करेंगे 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3, और लास्ट में प्लस 2 3 6, 6 और 2 8, 8/3। लीजिए अब इसे सोल्व करो। 8 और 10 आपस में 2 के पाड़े में आते हैं, कट जाएंगे, 4 और यहाँ पर आएगा 5। तो ये बन गया हमारे पास। इसको आगे सोल्व करेंगे। 35 इंटू 5, 35 का 5 से गुणा करेंगे तो 175 आएगा, और बटा में इसके 4 3 12, और प्लस में आखिर वाली संख्या 8/3। 175/12 प्लस 8/3, इन दोनों की अपने को कैलकुलेशन आगे और करनी है, अभी जोड़ करना है। तो अपने इनका जोड़ करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारा 12 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा। 175 के बटा में 12 पड़ा है तो 175 का एज इट इज 175 आएगा, प्लस में 8 बटा में 3 है, 3 चौके 12 होता है, तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 8 32। तो ये बन गया 175 प्लस 32/12। इनका जोड़ कर देंगे 207/12। 207 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, यहाँ से बच गए 8, 8 और 7 87, 12 7 84, 3 बच गए 3/12। तो इसका आंसर आएगा 17 सही। अब ये 3/12 आपस में कट जाएंगे 3 के टेबल से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 17 सही 1/4। आखिर में हमारा आंसर ये आ गया
डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन पे टिक करना है या डी ऑप्शन आप फिल कर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। हमें दोपहर 12 बजे का जो तापमान है वो दे दिया गया है 10 डिग्री, 0 से ऊपर, 0 से प्लस में है, और हर घंटे बाद उसका तापमान 2 डिग्री कम हो रहा है दिन का टेम्परेचर। उसके बाद हमें ये बताना है कि 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा, यानी माइनस में चला जाएगा 8 डिग्री। तो इसको आप संख्या रेखा के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। संख्या रेखा में क्या होता है, बीचों बीच जीरो, जीरो से इधर वाली साइड प्लस के मान होते हैं 2, 4, 6, 8 और ऐसे ही आगे बढ़ने पे यहाँ 10। ये हमें टेम्परेचर लिख लो, चाहे आप इसको वैसे समझ लो कि इस तरह से संख्या रेखा होती है। यहाँ -2, -4, -6, -8, इस तरह से ये चलता है -10। अब मैंने अंतर यहाँ पे 2-2 का लिया है, आप चाहो तो 1-1 का अंतर ले सकते हो, लेकिन टिपिकल सवाल ना करके हमने 2-2 का अंतर ले लिया। अब देखो, दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था यानी प्लस में था, तो प्लस में यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है 0 से। ये कितने बजे का है टेम्परेचर, 12 बजे का है दोपहर का, ठीक है। अब टेम्परेचर हो रहा है प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कमी आ रही है, यानी कि टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि 8 डिग्री नीचे, यानी यहां तक पहुंचने में कितने बज गए। तो देखिए 12 बजे का तापमान तो 10 डिग्री दे रखा है दोपहर के 1 बजे का तापमान 8 हो जाएगा, 2 बजे का तापमान 6, 3 बजे का तापमान 4 डिग्री, शाम के 4 बजे का तापमान हो जाएगा 2 डिग्री, शाम के 6 बजे का तापमान 0 डिग्री। 6 बजने पर तापमान 0 रहेगा। आगे चलते हैं, 2 बजे के बाद एक बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बजे, 5 बजे का तापमान होगा ये, 5 बजे का तापमान 0, ठीक है। फिर 6 बजे का तापमान -2, 7 बजे का शाम का तापमान -4, 8 बजे का तापमान -6 और रात के 9 बजे का तापमान -8, यानी 0 से 8 डिग्री नीचे कितने बजे, 9 बजे रात के। इन ऑप्शन में देखो, प्रातः 9 बजे, प्रातः 6 बजे, रात 9 बजे, साय 6 बजे, तो रात 9 बजे सी ऑप्शन पे अपने को टिक करना है। सी ऑप्शन इसमें एकदम से सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी होगी। औसत दूरी ज्ञात करनी है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी औसत निकालनी है, या आपने चाल कह सकते हैं, औसत दूरी को चाल ही कह सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दे रखी है 89 यानी 89.1 और समय दिया हुआ है 2.2 घंटे। इसको सोल्व करना है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में बराबर बराबर अंक है, एक एक अंक है, तो ये बन जाएगा 891 बटा 22। 11 के पाड़े से ये कटेंगे दोनों, 11 दूना 22 और इधर 11 8 88 और एक बच गया, एक और एक 11, 11 एकम 11, कितना आया 81 बटा 2, और 81 में 2 का भाग देंगे तो 40.5 आएगा, यानी औसत जो दूरी होगी वो 40.5 किलोमीटर होगी। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके, अगला सवाल नंबर 13। अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु होगी। वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया हुआ है ना, उसी को आधार मानते हुए हम उनकी वर्तमान आयु देखेंगे। 4x, 5x, ये दो आयु हो जाएगी उनकी अनुपात के आधार पे, 4x और 5x। x अपनी तरफ से लगाया है इसमें। अनुपात जब दिया होता है तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए 8 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 4x अनिल की आयु है, 8 वर्ष बाद उसमें 8 और ऐड हो जाएंगे, 4x + 8। और दूसरा है सुनील, जिसकी वर्तमान आयु 5x है,
8 वर्ष बाद वह भी 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 8 और उसमें ऐड हो गए। नया अनुपात यहाँ दिया हुआ है 5/6, 5:6 यानी 5/6। तिरछा गुणा करके इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो तिरछा गुणा कैसे होगा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। 5x + 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 5x तक 25x, और प्लस में 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे 5×8 = 40, बराबर में 6 चौके 24, 24x प्लस 6×8 = 48, बराबर में आ जाएगा ये वाला मान। x वाले मान एक तरफ लेकर आइए, 25x माइनस में हो जाएगा 24x, बराबर में काउंटिंग है 48, ये 40 भी इधर चला जाएगा तो माइनस का 40। 25x में से 24x घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 48 - 40 यानी 8। x का मान 8 आ गया, x की वैल्यू क्या आई है 8। अब हमें तो वर्तमान आयु से मतलब है, वर्तमान आयु कितनी होगी, इन 4x और 5x के हिसाब से हम निकालेंगे। 4x और 5x आयु दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4 × x का मान 8, 32 वर्ष, और 5x है तो 5 × 8, 5×8 = 40, 40 वर्ष। तो अनिल की आयु तो है 32 वर्ष और सुनील की आयु है 40 वर्ष। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, 32 और 40, इन ऑप्शन में से डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। यदि x + 1/x = 5 हो तो x² + 1/x² का मान होगा। तो इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो आप देखो x² + 1/x² ये आएगा कैसे, इस पूरी वैल्यू का वर्ग करने पर आएगा। x + 1/x का वर्ग कर दीजिए, दूसरी तरफ इसका भी वर्ग हो जाएगा। जब एक तरफ वर्ग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर फार्मूला बनेगा x + 1/x का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a का मान x × b का मान 1/x, और लास्ट में प्लस b² यानी 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर में 5 का स्क्वायर तो 25 दिया हुआ ही है। इसे सोल्व करेंगे आगे, x² बटे वाले x से गुणा वाला x कट गया तो 2 × 1 = 2, यहां आ जाएगा 2, प्लस में 1/x² बराबर में आएगा 25। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद आप आगे देखो, ये x² और प्लस का 1/x², इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इस 2 का यहां पर कोई कार्य नहीं है, 2 को ले जाओ 25 के दूसरी तरफ, ये बन जाएगा x² + 1/x² बराबर 25 - 2। 25 - 2 होता है 23, यानी इसका जो मान है वो कितना आएगा, 23 आएगा। ऑप्शन में सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं इसके बाद, सवाल नंबर 15। 2 की पावर x + y बराबर है 256 में x का मान 5 हो तो y का मान बताइए। तो ये सवाल करने के दो मेथड हैं, एक तो है 2 की पावर x + y बराबर 256, एक तो आप इसको भी 2 की पावर के रूप में लिख लो। पहला मेथड बता रहा हूं, इसको 2 की पावर के रूप में लिखो। तो इस 256 के जब आप गुणनखंड करोगे ना तो 2 की पावर 8 आएगा। ये तो है 2 की पावर x + y, और इधर है 256 बराबर में, जिसको हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। इसके गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे आपको, 2 की पावर 8 हो जाएगा, यानी आधार तो सेम आ गए इनके, 2 और 2, तो इसका मतलब जो घात है ना वो आपस में बराबर होगी। तो x + y बराबर 8 आएगा। अब सवाल में लिखा हुआ है कि x का मान 5 है, तो x की जगह पर 5 है, प्लस में y की जगह पर y और बराबर में 8। पक्षांतरण करेंगे तो इस y की जगह पर 3 आ जाएगा, यानी 3 आंसर आएगा। पहला मेथड तो ये था जो आसान है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना था कि 256 की जो वैल्यू है ना वो 2 की पावर 8 होती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था। एक दूसरा मेथड भी है, 2 की पावर कितना है, x + y है, तो x की पावर, x की जगह पर 5 लिख दोगे और प्लस में y और बराबर में 256। अब देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और गुणा में 2 की पावर y,
2 की पावर 5 प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर वाई। पावर प्लस में है तो गुणा में हो जाती है, वो अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, बराबर में 256। अब ये 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 खोलेंगे तो 32 आएगा, यानी ये 32 गुणा 2 की पावर वाई है बराबर 256। इस 32 को ले जाएंगे बटा में, इधर चला जाएगा ये, तो 2 की पावर वाई बराबर आएगा 256 बटा 32, और 32 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। 2 की पावर वाई बराबर 8 है, 2 की पावर वाई बराबर 8। 8 की कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा, 2 की पावर 3 होता है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर वाई है, इधर 3 है, तो y और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो y का मान यहाँ से भी निकाला जा सकता है। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। 16वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 2352 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये जो संख्या है ना, इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 2, 3, 5 या 7, इनमें से कोई एक आंसर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बनानी है, तो उसके लिए किससे गुणा करना होगा? तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या के जो गुणनखंड होंगे उसमें दो दो के जोड़े नहीं बन रहे होंगे। अगर पूरे सारी संख्याओं में दो दो के जोड़े बन जाएं, जितने भी गुणनखंड है उनमें, तब तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कोई एक ऐसा गुणनखंड होगा जिसके दो दो का जोड़ा नहीं बन रहा होगा। तो मान लो अगर 5 का नहीं बन रहा है तो हमें 5 का गुणा करना होगा, 7 का नहीं बन रहा है तो 7 के करने होंगे, 3 का नहीं बन रहा है तो 3 के, या 2 के गुणनखंड पूरे नहीं हो रहे हैं तो 2 का गुणनफल करना पड़ेगा। और हमें यह पता कैसे चलेगा? इस संख्या के गुणनफल अभाज्य गुणनखंड करके। तो इसके मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं 2352 के। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके अंतिम अंक 2 को देखते हुए, सम संख्या है इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14 और 1 बच गया 12, 6 दूनी 12, 1176 आ गया। फिर अंतिम अंक सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 1 बच गया 17, 8 दूनी 16, 1 बच गया 16, 16 8 दूनी 16, 588। फिर 2 का भाग जाएगा, अंतिम अंक सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 1 बच गया इधर 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जाएगा 1, 4 और 7। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 चौके 12, 2 बच गए 2 और 7 27, 9 तिये 27, 49 में 7 का भाग जाता है और 7 में भी 7 का ही भाग जाता है। अब इसके जोड़े देखिए, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का दूसरा जोड़ा भी बन रहा है, 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक 3 एक ऐसी संख्या आ गई जिसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा, इसमें एक 3 कम है, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो एक 3 भी पूरा हो जाएगा इसमें 3 का जोड़ा, यानी हमें इस संख्या में 3 का गुणा करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। ठीक है, आगे सवाल नंबर 17 देखिए, एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य 960 रुपये है। अंकित मूल्य तो 1200 रुपये है, बेचा कितने में जा रहा है? 960 रुपये में। तो बट्टे की दर बतानी है, बट्टे की दर क्या होगी? 1200 रुपये तो अंकित मूल्य है और उसको बेचा गया 960 रुपये का, तो कितने रुपए का बट्टा मिल गया? छूट कितने की मिल गई? 1200 में से 960 माइनस करते हैं तो 240 रुपये आ जाता है। 240 रुपये की छूट आई है उस पर। 1200 रुपये वाली कोई वस्तु थी अंकित मूल्य वाली, उसको 960 रुपये में बेचा गया साइकिल को, तो 240 रुपये की छूट कैलकुलेट हुई। अब ये 240 रुपये कितने प्रतिशत बनता है वो कैलकुलेट करना है, तो इसकी परसेंट निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? 240 रुपये की छूट की राशि बटा में, ये बटे की राशि है, बटा में क्या लिखा जाएगा? अंकित मूल्य पे होती है हमेशा, जो बट्टा लगता है ना वो अंकित मूल्य पे लगता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 1200। 1200 रुपये के ऊपर 240 रुपये की छूट हुई है, तो 240 बटा 1200, और गुणा में हमेशा याद रखना जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में 100% आता है। अब इसे सोल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 के पाड़े से काटेंगे, 12 दूना 24, 2 आ जाएगा और ये जीरो इसके साथ लग जाएगी, 20%। सी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार को एक वस्तु 141 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? वस्तु का हमें क्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि अगर वस्तु को 141 रुपये में बेचा जा रहा है तो 6% की हानि उठाई जा रही है दुकानदार के द्वारा।
ओके, अब हमें ये बताना है कि दुकानदार चाहता है कि वो 10% का लाभ कमाए, तो कितने रुपए की उसको बेचनी पड़ेगी। 141 रुपए में तो उसे 6% की हानि है, कितने रुपए की बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। इस तरह के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के, ये आसान है उसके मुकाबले। अब देखो 6% की हानि हो रही है, इसका मतलब जो उसकी कीमत थी वस्तु की, उसका 94% ही हमें मूल्य मिल रहा है, और 94% कितना है, 141 के बराबर। तो अगर मैं x मान लूं क्रय मूल्य यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है, उसका 94% यानी 94/100, ये किसके बराबर आएगा, 141 के बराबर आएगा। 141 रुपए की राशि 94% के बराबर है, क्योंकि 6% की हानि हो रही है ना। तो यहां से x का मान अगर निकालना जाएगा तो क्या आएगा, 141 गुणा 100 बटा में 94। अब याद रखना 94 जो होता है ना 47 का 2 गुना है, और 141 है वो 47 का 3 गुना है। तो 47 के टेबल से कटेगा, 47 दूना 94, 47 दिया 141, 3 गुणा 100 बटा 2, 2 से ये 100 भी कट जाएगा 50 पे, तो x का मान आ जाएगा 3 गुणा 50 यानी 150 रुपये। एक्चुअल में जो कीमत थी उस वस्तु की वो कितनी है, 150 रुपये है। 150 रुपये उसका लागत मूल्य है वस्तु का। अब 150 रुपये के ऊपर दुकानदार को 10% का लाभ चाहिए, तो इस 150 रुपये की जो कीमत वाली वस्तु है, अब उसे वो 110% में बेचेगा। कितने परसेंट में, क्योंकि 10% का लाभ कमाना है, तो 100 + 10 110, 110% का निशान है तो बटा में 100 लगेगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, हमारे पास बच गया 15 गुणा 11, 15 गुणा 11 यानी 165। 165 रुपये की कीमत मिलेगी उसे अगर 10% का लाभ कमा रहा है वो, तो सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। आगे 19वां क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, हर बार चित आने की प्रायिकता होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है या टिपिकल कह सकते हैं। एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है, 100 बार जब सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाना चाहिए था। 100 बार अगर सिक्का उछाला गया है तो प्रश्न पूछने का कुछ तरीका मेरे को अलग लगा, इसमें डाउटफुल है चीज़। 100 बार उछालने पर देखो, एक बार अगर सिक्का उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम 2 होते हैं, हेड और टेल। अगर सिक्का 2 बार उछाला गया तो उसके कुल परिणाम 2 की पावर 2 यानी 4 परिणाम होते हैं। सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 3 यानी 8 परिणाम होते हैं, ये आपको पता होगा। अब सिक्का तो उछाला गया है 100 बार, तो 2 की पावर 100 परिणाम हो जाएंगे। 2 को 100 बार गुणा करो, जो उत्तर आएगा ना उतने परिणाम होंगे उस घटना के, 2 की पावर 100। ठीक है, 2 की पावर 100 परिणाम काफी ज्यादा परिणाम है। और उसमें हर बार चित आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, हर बार चित का मतलब 100 बार उछाला, 100 के 100 बार चित आ गया, तो ऐसी एक ही हो सकती है, कोई बार बार तो होगी नहीं घटना। हर बार चित आने का मतलब 100 बार एच एच एच, चित का मतलब एच हेड, हर बार एच आ रहा है, ये एक स्थिति ऐसी बनेगी 100 के 100 बार एच आ गया। तो एक घटना ऐसी है जिसमें 100 के 100 बार चित आ रहा है, और बटा में इसके 2 की पावर 10 100, क्योंकि ये कुल परिणाम है, अनुकूल परिणाम 1 और बटा में कुल परिणाम। आंसर ये होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन के थ्योरी के हिसाब से या आपके 9th के लेवल के हिसाब से काफ़ी टिपिकल सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि 100 एक सिक्के को 100 बार उछाला गया तो कुल परिणाम 100 माने गए हैं इसमें, 100 बार उछाला है तो 100 परिणाम, और 100 के 100 बार चित आने की एक स्थिति हो सकती है कि सारे के सारे एच आ जाए, एक बार ऐसा होगा, 1 बटा टोटल परिणाम 100, 1/100 इसका आंसर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन के डाउटफुल होने के कारण मैं इसको क्वेश्चन को न करवाना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए एक बार। आगे है क्वेश्चन नंबर 20वां, 4 संख्याओं का माध्य 6.5 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 17 है तो चौथी संख्या क्या होगी। चौथी संख्या बतानी है। 4 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है, 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 6.5, तो चारों संख्याओं का जो योग होगा वो इनका गुणा करोगे, 4 छिके 24 और 4 पंजे 20, 2 ये हो गया और 24 वो हो गया 26, 6.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा। चारों संख्याओं का योग कितना है 26 है, और प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है 17। 4 संख्याओं का योग तो है 26, 3 संख्याओं का योग है 17, तो जो चौथी संख्या बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 26 - 17 यानी 9 हो जाएगी।
अंतिम जो संख्या चौथी संख्या होगी वो 9 होगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे बच्चों जिन्हें हमने आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज का तुरंत रिप्लाई देकर और जो भी आपका डाउट है वो आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।